विश्वविद्यालय शाहनगर के अंतर्गत हर वर्ष हर सत्र में कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को इको क्लब का सदस्य बनाया जाता है। इस क्लब में 10 छात्र और 10 छात्राएं रहते हैं। सरकार और पर्यावरणविदों ने इस क्लब का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था के लिए बनाया है जो कि हमारा पर्यावरण संतुलित रह सके, क्योंकि दिन प्रतिदिन मानवीय क्रियाकलाप, आर्थिकीकरण, पूंजीवाद और अंधाधुंध कल कारखानों की स्थापना से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम ऐसे ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं जिसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते। जैसे कोयले का प्रयोग हम जब करते हैं ऊर्जा के लिए, तो पुनः हम कोयले को एक शॉर्ट टाइम में निर्माण नहीं कर सकते। दुनिया के पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों के पास एक यक्ष प्रश्न है कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। हम यह जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है। हिमनद पिघल करके जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठ गया। कई देशों के शहर जो सागर के किनारे हैं, उन्हें डूबने का खतरा है। भारत में भी कई ऐसे शहर हैं जैसे विशाखापत्तनम, मुंबई। अगर पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका जाए तो एक दिन ऐसे बड़े बड़े दुनिया के शहर जलमग्न हो जाएंगे। दुनिया में रहने वाले सभी जीवों पर यह खतरा मंडरा रहा है, चाहे मानव हो चाहे पेड़ पौधे। मानव और पेड़ पौधे के बीच एक अन्योन्याश्रय संबंध है। इन संबंधों को बरकरार रखने के लिए समाज अपने अपने तरीके से अवेयरनेस करते हैं। विद्यालय परिवार भी इको क्लब के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि शिक्षकों, छात्र छात्राओं और समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह संवेदना इस प्रकार की है कि हम कैसे पुनः उन पदार्थों का रिसाइकलिंग करके उसका उपयोग कर सके। इको क्लब के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क, स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता अभियान, कंपटीशन, क्विज प्रतियोगिता, कई अन्य गतिविधियां करते हैं। आज देखा होगा कि रेन हार्वेस्टिंग समाज में काफी चल पड़ी। हमारे छतों पर बहने वाले जल, सड़कों और गलियों में बहने वाले जल को हम किस प्रकार उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। जल बह करके नदियों में चली जाती है और समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन अगर हम रेन हार्वेस्टिंग करते हैं, जल का संचयन करते हैं, तो हमारा भूमि का जो जल स्तर बरकरार रहता है। आप सब देखते होंगे कि ग्रीष्मावकाश में या गर्मी के दिनों में बहुतों के नल जल सूख चुके हैं।
चापाकल नहीं चलते, सिंचाई के लिए उनका बोरिंग नहीं चलता। क्यों? आज हमारे भी विद्यालय में एक चापाकल नहीं चल रहा है, क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया। अगर विद्यालय में रेन हार्वेस्टिंग हम किए होते, जल संचयन का क्रियाकलाप होता, तो वह चापाकल चालू रहता। तो बच्चों को, छात्र छात्राओं को यह जानना बहुत आवश्यक है कि पर्यावरण कैसे हमारे मित्र हैं, पर्यावरण के प्रति कैसे हम संवेदनशील बने। हम उन कचरों को भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। हम बेस्ट प्लांट बना सकते हैं। आज हम गोबर से सिर्फ ईंधन ही नहीं बनाते, गोबर से बिजली भी हम उत्पादन कर सकते हैं। किचन से निकले हुए डस्ट को भी हम जैविक कार्यों के लिए ला सकते हैं। मेटल डस्ट से भी हम मेटल को चून करके पुनः उसे हम गला करके एक नए मेटल, एक नए धातु बना सकते हैं और उन धातुओं से नए उपकरण बन सकते हैं। यह इको क्लब एक ऐसी विज्ञान जगत में, एक ऐसी कला, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सोच है जिससे कि पूरा पर्यावरण सुरक्षित, संरक्षित रह सकता है। इन क्लबों को बनाने में, इन क्लबों के प्रति दिन प्रतिदिन कार्य करने में शिक्षकों का सहयोग होना जरूरी है। आज से पहले देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षिका अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को उतारने में शर्म महसूस करती थी। हमने 2 दिन पहले देखे, बच्चों ने इन ड्रेस को पहनने में संकुचित भाव करते थे, लेकिन आज सारे बच्चे अपने ही इच्छा से स्वतः ड्रेस पहनते हैं। शिक्षक और मैडम ने भी अपने पारंपरिक पोशाक को उतरकर इको क्लब की ड्रेस पहन ली। यह दर्शाता है कि विद्यालय की शिक्षिका, विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय के छात्र और छात्रा किस प्रकार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। हमारा विद्यालय इसी तरह की गतिविधियों को हमेशा करता रहेगा ताकि पर्यावरण से जुड़े रहें और समुदाय को भी सचेत करते रहें, ताकि हम और हमारा समाज एक संतुलित वातावरण में, एक जैव विविधता के वातावरण में, एक स्वच्छ पर्यावरण में जी सकें, ताकि हम दीर्घायु भी हो सकें और निरोग भी रह सकें। यही हमारा उद्देश्य है। अब देखो, एक पर्यावरण